बलूचिस्तान में 18 सिक्योरिटी एहलकार जां बहक। आर्मी चीफ ने कहा वो हर दुश्मन से निपटेंगे। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुश आमदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं बलूचिस्तान में, जहां पे काउंटर टेररिज्म कार्रवाइयों के अंदर 18 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके हैं। और ये आईएसपीआर बेसिकली जो और किसी इशू पे बात नहीं करते सिवाय अपनी सर्वाइवल और वो कितने बेस्ट हैं और वो किस तरह रियासत है, उनको ये एक प्रेस रिलीज के अंदर अब तस्लीम करना पड़ा है कि 18 सिक्योरिटी एहलकार और 23 दहशतगर्द जां भाग हुए हैं। दहशतगर्द अकॉर्डिंग टू देम, मगर जो इदारा खुद ही एक दहशतगर्दी का गढ़ बन चुका हो अपने लोगों के खिलाफ, उसको दहशतगर्दों में और आम आदमियों का लोगों के अंदर क्या फर्क पड़ता है नजर आता है, ये हमें नहीं पता। कुछ ही दिन पहले बलूचिस्तान के खुजदार एरिया के अंदर उन्होंने एक 15 साल बच्चे को अबडक्ट किया एलिजिडली, और डिसअपियरेंसेस तो अब अरूज पे हैं और रिकवरी ऑफ बॉडीज भी अब रोड साइड्स पे जो मिल रही हैं उन लोगों की जो अबडक्ट होते हैं, और फिर कुछ देर बाद कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद, कुछ माह बाद उनके जिस्म मिलते हैं बेसिकली रोड साइड के ऊपर। ये अब एक हस्बे मामूल की बात है बलूचिस्तान में सैडली। मगर 18 सिक्योरिटी एहलकार का मर जाना इस तरीके से एक बहुत ही तफशीशनाक, बहुत ही अफसोसनाक बात है उन फैमिलीज के लिए और मुल्क के लिए, क्योंकि जब एक मुल्क की प्रायोरिटीज इतनी स्क्यूड हो जाएं, इतनी कॉन्ट्ररी हो जाएं कि आपको ये ना पता लगे कि सही क्या है गलत क्या है, तो फिर आप लोगों को कत्ल करना एक बेसिकली एक नॉर्मल धमकी बन जाती है आपके लिए। 11 मिलिटेंट्स या जो दहशतगर्द थे उनको हरनाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऑपरेशन के अंदर जुमे के दिन मारा गया, और 12 को कालाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर मारा गया आईएसपीआर के मुताबिक। अब जनवरी 31 और फरवरी 1 फरवरी के दरमियान मंगोचेर एरिया कालात के अंदर ये बेसिकली दहशतगर्दों ने रोड ब्लॉक्स सेटअप करने की कोशिश की थी। और अब ये कार्रवाइयां जिस तरह चल रही हैं और जिस तरीके से सिक्योरिटी एहलकार मारे जा रहे हैं, 2024 बहुत एक खतरनाक साल था। 10 साल से के अंदर सबसे ज़्यादा यानी कातलाना एक तरीके से साल था पाकिस्तानियों के लिए, कि इतनी शहादतें पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों की 2014 में हुई थी और उसके बाद 2024 में हुई, और वो ट्रेंड जो है वो लग रहा है कि वो कंटिन्यू हो रहा है। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग ऑब्वियसली इन्वॉल्व्ड हैं। इतनी डिटीरियरेटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन के अंदर हमें याद पड़ता है कि जो आपके वजीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा, कुछ दिन पहले तो नहीं, इसको 1 साल होने को आ रहा है, कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म करना एक एसएचओ की मार है। एसएचओ तो छोड़ो, तुम अपने सिक्योरिटी एहलकारों को ही बचा लो तो बहुत बड़ी बात है। सिक्योरिटी फोर्सेस और सोल्जर्स को बचा लो, बहुत बड़ी बात है। क्या किस तरीके से तुम लोग कंट्रोल करोगे? बलूचिस्तान की सिचुएशन तो तुम्हारे हाथ से जा चुकी है, केपी की सिचुएशन भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। हर जगह पे सिक्योरिटी एहलकार मर रहे हैं, और प्रायोरिटी क्या है इन लोगों की? इन लोगों की प्रायोरिटी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने रोकें, और धरने अगर फिर भी जारी किए गए, प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस फिर भी जारी की गई, तो उसके ऊपर मोहसिन नकवी क्या कहते हैं जरा सुने। पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। मेरा तो पहले भी इसी तरह, जब 26 नवंबर था उन्होंने इसी तरह डेटें पिक की थी। नहीं करेंगे तो फिर वही करेंगे तुम्हारे साथ जो 26 नवंबर को किया था, और फिर ऊपर से अपनी एक मक्कार हंसी करते हुए। और उसके साथ साथ मोहसिन नकवी ये भी कह रहा है, ये तो दहशतगर्दी के ऊपर तो बात हो गई, ये भी कह रहा है कि मेरी जो ट्रिप थी अमेरिका की, उसके पॉजिटिव इम्कानात आना शुरू हो गए हैं, अगले कुछ दिनों में और भी आएंगे। जी, अगले कुछ दिनों में बहुत पॉजिटिव इम्कानात आ रहे हैं मोहसिन नकवी साहब आपकी ट्रिप के, आप परेशान मत हो। उस वक्त तो सिर्फ पोस्ट आ रही थी ना, हैशटैग फ्री इमरान खान की, अब कुछ और ना आ जाए आपके ऊपर। और दुनिया जिस तरीके से, पूरी कायनात जिस तरीके से गर्दिश कर रही है, उसके आसार आपके चेहरे के ऊपर भी नजर आ रहे हैं। इतने बड़े जोकर्स
हम पे मुसल्लत कर दिए गए हैं पाकिस्तान पे, और मैं ये रिपीट कर करके अब आई स्वेयर आई एम श्योर यू गाइस आल्सो टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू दिस बी, मगर एक चीज है, कैदी 804, और कैदी 804 का डर ही है क्योंकि अब आ रहा है बेसिकली, आप देख लें आपके एहतजाज शुरू होंगे ये 8 फरवरी को, और 8 फरवरी को, अब मैं क्रिकेट तो फॉलो करता नहीं हूँ ऑब्वियसली, बहुत अरसा हो गया क्रिकेट फॉलो किए हुए, देयर इज नथिंग इन इट। ये खंदकें खोद रहे हैं गद्दाफी स्टेडियम के अंदर लोगों को रोकने के लिए किस किस्म की के मेजर्स, क्या क्या इन लोगों की एबिलिटी, where these people are heading। अच्छा, एक और चीज अभी हाल ही के अंदर आई थिंक इन द पास्ट फ्यू डेज एहसन इकबाल ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो उनका टाउन हॉल होता है बेसिकली बोथ साइड्स, वहां पे भी ऑब्वियसली पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के एहलकार हैं, काकड़ करके एक साहब है, सालार काकड़ या व्हाटएवर। अच्छा, काकड़ के बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि काकड़ों के अंदर भी एक डिवीजन है, एक तरफ है आपके पास मी फिक्सर जैसे काकड़, सलार काकड़े जैसे अमेजिंग पीपल और रेजिस्टेंस फाइटर्स, और दूसरी तरफ आपके पास ऐसे काकड़ हैं जो कंप्लीट एस्टैब्लिशमेंट टूल्स हैं जैसे रफीउल्लाह काकड़, ऑल्सो ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, और उसी की ट्रेडिशन के अंदर ये कंटिन्यूएशन है काकड़ों की। और ये काकड़ जो हैं, इन्होंने एहसन इकबाल जो हमारे डोमेस्टिक एरिस्टोटल हैं and the brains, quote unquote, yeah, we know what kind of brains these people are, anyone who basically uh, anyone who sides with second-hand fascism or trailer park fascism that is espoused by the likes of Chota P and Yaya Chotu, you can imagine their capacity। तो इन लोगों की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है, और ये जाके अब सोयास के अंदर इन्होंने बात की, और उसके जवाब के अंदर इन्होंने खुद ही अपना एक पोस्ट डाला कि जी मैंने बात की, मेरा मौकफ था, मैंने ले ली, ये कर लिया। अब वीडियो जब आएगी तो मैं भी उसके ऊपर हम तबसरा करेंगे, उसको भी डाइसेक्ट करेंगे कि एरिस्टोटल जो हैं, लंबे कद के एरिस्टोटल हमारे, के समझते हैं कि यही बस इन्हीं से शुरू है, इन्हीं से ख़त्म है। नहीं, इनकी शुरुआत और इनका इख्तिताम कब होगा, कैसे होगा, वो अल्लाह जानता है, मगर हम अपने दिमाग के अंदर ये विजुलाइज कर सकते हैं कि देयर एंड विल नॉट बी गुड, एंड देयर एंड विल नॉट बी इन पाकिस्तान। इतना भी मैं बता दूं आपको। एक तरफ तो ये है टोला, दूसरी तरफ एक और काबिज टोला है इस निज़ाम के ऊपर। बेसिकली एक गारंटी है आसिम मुनीर, आसिफ अली जरदारी और शरीफ बरादरान की। ये ट्रायम्विरेट है, ट्रायम्विरेट कहते हैं वो तीन कुव्वतें जो मिलके एक निज़ाम के ऊपर काबिज हो जाती हैं। तो ये गारंटोर्स जो हैं इसके अंदर से, हमने बात कर ली शरीफ बरादरान की, हमने बात कर ली आसिम मुनीर गैंग की। तीसरी जो कुव्वत है, जो कुछ कहें सबसे मुनाफिक कुव्वत है, क्योंकि वो अपने ऊपर कफन तो बांधती है जमहूरियत का, लिटरली कफन बांधती है जमहूरियत का, गार्ब बांधती है जमहूरियत का, और होता है वो कफन, और उसको लीड कर रहा है ये, इसकी आप शक्ल देख लें, ये है आसिफ अली जरदारी। ये है वो शख्स, और इसकी मुनाफिकतें और इसकी हरकतें, इफ यू फ्रॉम कराची यू नो हु दिस गाय इज, राइट? इफ यू फ्रॉम पाकिस्तान यू नो हु दिस गाय इज। वो ये बात करते थे, एक जरदारी सब पे भारी। अब जरदारी की ये हालत हो गई है कि बेचारे को, अब पहले तो उसने पेका एक्ट साइन किया, सही है, जो अपने नीचे एंजल्स थे, अस्मा शराजी ग्रुप टाइप्स उनको एलियनेट किया। अब प्रेसिडेंट ने एक और कागज पे दस्तखत किए हैं, और लाहौर हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, डिस्पाइट रेजिस्टेंस। तो बेसिकली ये भी एक जो अदलिया का निज़ाम था, क्योंकि ये तो सुपरा है अदलिया से, इनके डाके, ये सब चीज़ें, आप कराची जाके देख लें इन्होंने क्या क्या हाल, वहाँ पे क्या हाल किया हुआ है, सिंध में इन्होंने क्या हाल किया हुआ है, चोर डाकू हैं सब। तो एक तरफ तो इन्होंने तबाही कर दी, जो इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, डाके, चोरियां, ये सब कुछ करके। दूसरी जानिब अदलिया के अंदर ये जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद इन्होंने जो कबाड़ा किया है, खिचड़ी जो बनाई है कि किसी भी तरीके से अब अपना यानी परसिक्यूट करो, एक सिंगल पॉइंट एजेंडा के ऊपर परसिक्यूट करो और अपने आप को बचाओ। तो अब लाहौर हाई कोर्ट से, जो वैसे ही अंडरस्टाफ्ड है, बाय द वे, आई एम नॉट अ लीगल कमेंटेटर हियर,
वो हसनात मलिक हैं, मतीउल्लाह जान हैं, असतूर हैं, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो लाहौर हाई कोर्ट से जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेके आए हैं, और वो इसलिए लेके आए हैं क्योंकि वहां पे जो अपील्स आएंगी या फॉल्स कन्विक्शंस या आर्बिट्री कन्विक्शंस के खिलाफ उनको मुस्बत किया जाए। और किसको लेके आए हैं ये? सरदार मोहम्मद सरफराज दोगर। तो इनकी आप शक्ल देख लें, आप सरदार मोहम्मद सरफराज दोगर। वैसे खुदा का एक कानून है, जो भी आप करते हैं ना वो आपके ऊपर ही आके दिखना शुरू हो जाता है। आपके अमाल आपके चेहरे पे मुसल्लत हो जाते हैं। तो दोगर साहब का भी कुछ ऐसा ही हाल है, और ये भी एक कॉम्प्रोमाइज जज हैं, और इनको ये लाहौर हाई कोर्ट से, जो वैसे ही अंडर स्टाफ्ड है, वहां से इनको लेके आए हैं ये। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, 6 जजेस ने वो लेटर भी लिखा था। उसके बाद ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई, और फिर जो जस्टिस का निज़ाम हुआ वो हुआ। काजी फाइज ईसा और जस्टिस याया अफरीदी और पता नहीं कौन कौन, आमिर, ये वो। खैर, जस्टिस कहना तो इन्हें, यानी एक क्लर्क ही मेरे ख्याल से कहना, ये क्लर्क से ज़्यादा ये इसकी औकात नहीं है, ये मोहम्मद सरफराज दोगर की। और अगर आप पाकिस्तान के कोर्ट सिस्टम्स के अंदर गए हुए हैं तो आप जानते हैं कि कितना टाइम लगता है उसके अंदर। ये चीज़ें तो अपनी जगह पे। जाने से पहले एक मुख्तसर सी कहानी आपके लिए। कुछ दिन कबल मेरे वालिद के कज़न थे, सेकंड थर्ड कज़न, पाकिस्तान कराची से उनका ताल्लुक था। 70s के अंदर उनकी एज होगी, और वो वफात पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनका नाम था रिजवान। रिजवान साहब बड़े ही वेल स्पोकन आदमी थे, और बहुत ही डायनामिक किस्म के आदमी थे। और सैडली उनके अपने ख़ानदान के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों की जायदाद के ऊपर, और जो उनका हिस्सा था जायदाद के अंदर, उसके ऊपर कब्जा किया, और सब कुछ हड़प के अपने अपने आप को एलिवेट किया। उनके भाई, उनके बच्चे सफ़र करते रहे इस तरीके से कई सालों तक। तो वो वफात पा गए, उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ, रिकवरी के लिए चले गए, फिर वापस आए। तो मैं जब पाकिस्तान में था लास्ट ईयर कुछ अरसे के लिए, तो मेरा कोर्ट जाना हुआ, केसेस तो चल रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे। तो वहाँ पे मेरी रिजवान साहब से मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुई, और ही वाज फिजिकली परफेक्टली फाइन। मुझे नहीं पता था कि उन्हें उसका इलाज हो चुका था, उनका ट्यूमर का। कोर्ट के अंदर मुलाकात हुई उनकी, तो खैर कुछ ही महीने पुरानी, यानी 1 साल भी नहीं हुआ इस बात को। और अब उनको पता लगा, मुझे कल खबर आई कि वो वफात पा गए। तो मेरी भाई से बात हुई अपने, उन्होंने कहा कि वो गए जनाजे पे वहाँ पे, और वहाँ पे उन्होंने जाके जनाजे पे सबसे मुलाकात की। तो देखा कि जो उनकी फैमिली थी, रिजवान साहब के भाई जो थे, वो नमाज जनाजा के अंदर पहली सफ़ों में नहीं खड़े थे, या बिल्कुल एंड में वो खड़े थे। तो इससे एक सबक, खैर सबक तो हम, ये हमेशा ही एक रिपीट पे ही चीज़ चलती रहती है। इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारता है अपने आप को मजबूत करने में, पैसा कमाने में, जायदादें इकट्ठी करने में, इक़्तिदार में रहने के लिए, और वो बड़ी किश्तियाँ जलाता है आगे पहुंचने के लिए। कुछ ज़्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं, रिजवान साहब जैसे, जो शायद औरों का हक मार के, नाज़ुबिल्लाह, वो अल्लाह बेहतर जानता है उन्होंने किसका हक किस तरह मारा, वो ज़्यादा बेहतर कर सकेगा, मगर मैं आपको बता रहा हूँ जो बात मुझ तक, मेरे तक मौजूद है। सब कुछ करने के बाद खत्म। दफनाने के लिए अपने भाई भी शायद हाथ आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि इंसान इस गलतफहमी में कि वो शायद हमेशा नाउजुबिल्लाह जिंदा रहेगा, क्या कुछ कर जाता है, क्या कुछ कह जाता है।
इस चीज़ का अंदाज़ा लगाए बगैर कि ये सब चीज़ें वक्ती हैं और हर चीज़ का ज़वाल है, हर चीज़ अपने इख्तिताम को पहुंचती है। तो रिजवान साहब के लिए, रिजवान फारूकी, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत करे, और जो आपने ज़्यादतियाँ की हैं, अच्छाइयाँ की हैं, उसका आपको अजर मिले अच्छाइयों का, और जो आपसे गलतियाँ हुई हैं अल्लाह आपको उसकी मग़फ़िरत दे। इसके अंदर एक सबक है हम सब के लिए, और स्पेशली उन फ़िरौनों के लिए जो आज हम पे मुसल्लत हैं, ये सोच के कि वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।